हेलो एवरीवन। दिस इज सौरभ सिंगला। और आज मैं आपको एचपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है वो बताऊंगा। मेरा 23 तारीख को इंटरव्यू था। 23 मई 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का इंटरव्यू दिया। और मेरे मॉर्निंग शिफ्ट के इंटरव्यू में 12.5 मार्क्स के इंटरव्यू मार्क्स होते हैं, उसमें से 8.44 मार्क्स आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे वो ये मार्क्स कैसे आए, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर है और क्या प्रोसेस है। उससे पहले मैं अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं कि मेरे पास जो प्रीवियस जॉब है, मैं यूपी गवर्नमेंट में टीजीटी के पोस्ट पे भी काम कर रहा हूं। और इस पोस्ट में भी इस पेपर में मेरा रैंक 192 आया। इसके बाद डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में मेरा रैंक 76 आया था। मतलब इस जॉब से पहले, हरियाणा पीजीटी की जॉब से पहले भी मैं दो गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर चुका हूं और ये मेरी तीसरी जॉब होगी। तो सबसे पहले ड्रेस की बात करते हैं। काफी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो जितने भी मेल कैंडिडेट थे वहां पे, सबकी ड्रेस को मैंने ऑब्जर्व किया। मैक्सिमम ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। व्हाइट शर्ट के साथ पैंट का कलर सबका चेंज हो रहा था। जैसे मैंने खुद ब्लू कलर की पैंट पहनी थी, कुछ लोगों ने ब्लैक पहनी हुई थी, ब्लू, ग्रे, इन सभी कलर की पैंट पहनी हुई थी उन्होंने। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करना मेरा पर्पस नहीं है, तो टू द पॉइंट ही सारी बात बताऊंगा। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में जैसे 8 o'clock हमें एंटर किया। एंटर करने के बाद 8:30 से हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट सही थे उनकी अटेंडेंस लग रही थी, उनकी बायोमेट्रिक हो रही थी। मतलब अटेंडेंस बाद में लगेगी, पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उस बायोमेट्रिक के बाद आप सभी एक ओपन एरिया है, उस एरिया में बैठ जाते हो। इस एरिया में अप्रोक्सीमेटली 9:30 के पास एचपीएससी में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का एक पर्सन आपके पास आता है और वो आपको इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में प्रॉपर गाइड करते हैं और आपको पूरा समझाते हैं कि आपने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन आप वहीं पे छोड़ देते हो। मतलब आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ नहीं जाता, आपका रोल नंबर भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ आप नेक्स्ट रूम में जाते हो। रूम नहीं है वहां पे, नेक्स्ट फ्लोर है। तो आप नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हो। जैसे एचपीएससी इंटरव्यू फर्स्ट फ्लोर पे लेता है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके इंटरव्यू प्रोसेस को शुरू करते हो। अब फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद क्या होता है? फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी के रूम में जाते हो। डिप्टी सेक्रेटरी के रूम में आपसे दो काम करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना रोल नंबर सिलेक्ट करना होता है। मतलब जो रोल नंबर आप पहले से लेकर आए थे उस रोल नंबर को भुला देते हैं। उसके अलावा आपको एक नया रोल नंबर मिलता है जिसे आप ही सिलेक्ट करते हो लॉटरी सिस्टम से। सेकंड पॉइंट, आप अपना पैनल सिलेक्ट करते हो कि आपने किस पैनल में इंटरव्यू देना है। पैनल प्रोसेस भी आप ही सिलेक्ट करते हो, ये भी कोई और नहीं सिलेक्ट करता। इन दोनों के होने के बाद, रोल नंबर और पैनल के सिलेक्ट होने के बाद, आप क्या करते हो कि आपने जो रोल नंबर अभी सिलेक्ट किया और जो पैनल आपने सिलेक्ट किया, इसके आपके ओरिजिनल रोल नंबर से, जो आपके पास पहले वाला रोल नंबर था, उसके साथ इसे लिंक कर देते हैं। क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, इनके नंबर इसके साथ असाइन हो, ये आपको तीनों को मर्ज कर देते हैं। अब पैनल आपने अपने आप सिलेक्ट किए, आप पैनल के पास जाते हो। पैनल टेम्परेरी रोल नंबर पर ही आपके मार्क्स अलॉट करता है। पैनल को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, आपको भी पैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पैनल लॉटरी सिस्टम से सिलेक्ट होता है। तो मतलब पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। कहीं पर भी करप्शन के कोई भी चांसेस नजर नहीं आते। पैनल में, जिस पैनल में मैं गया था, वहां पे सभी फीमेल थी। 5 फीमेल स्टाफ थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। ठीक है। और इंटरव्यू की प्रोसेस क्या थी, मतलब जैसे मैं एंटर हुआ उससे एग्जिट तक की पूरी प्रोसेस आपको बताता हूँ।
एंट्री में जैसे नॉर्मल एंट्री होती है, मी आई कम इन बोल के मैं एंटर हुआ। चेयर थी, मी आई सिट बोल के मैं चेयर पे बैठा। पैनल में पांचों फीमेल जो एक्सपर्ट्स थे वो मेरे सामने थे। सबसे पहले उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप किस क्लास लेवल तक अभी पढ़ाते हो। मैंने उनका जवाब दिया कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सरकारी टीचर हूँ और 9th-10th को पढ़ाने के लिए अपॉइंटेड हूँ, तो मैं 9th-10th तक पढ़ाता हूँ। पर पैनल ने इस बात को बीच में काट के बोला कि आप ये ना बताइए आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, आप सिर्फ ये बताइए कि आप कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं। तो उसका मैंने सिंपल सा जवाब दे दिया कि मैं अभी 9th-10th तक पढ़ाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के बारे में भी आप जानते होंगे। इस बात पे मैंने सहमति दी कि हाँ, हरियाणा के बारे में मैं जानता हूँ। तो उन्होंने हरियाणा से रिलेटेड मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन इजी थे, सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, सिरसा से जुड़ने वाले राज्यों का नाम बताइए, और सोनीपत से जुड़ने वाले जिलों का नाम बताइए। ये चार क्वेश्चन पैनल ने मुझसे पूछे। इसमें से डिस्ट्रिक्ट वाले का आंसर सही हो गया था। एनसीआर वाले में कुछ डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिए थे, कुछ मैं नहीं बता पाया था। सिरसा से जुड़ने वाले राज्य वो मैंने बता दिए थे, और सोनीपत से जुड़ने वाले जिलों के केस में भी कुछ मैंने बता दिए थे, कुछ मैं नहीं बता पाया था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आसान थे, मैं फिर भी अधूरे आंसर दे पाया था कुछ क्वेश्चनों पे। और आप भी इस बात का ध्यान रखें, अधूरे आंसर दे दिए स्टार्टिंग में ही, कुछ अधूरे आंसर दे दिए, तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड मुझसे पूछा कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल हो। मैंने उन्हें टॉपिक ना बताकर एक पूरी रेंज बताई। मैंने कहा आप अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। मतलब मैंने उन्हें एक रेंज बताई, एक टॉपिक ना बताकर। तो उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड पे भेज दिया। व्हाइट बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड नहीं था। व्हाइट बोर्ड पे उन्होंने भेजा मुझे और कहा प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करो। मैंने प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करना शुरू किया। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले वही बेसिक बातें, ब्लैक बोर्ड पे डेट लिखी, सब्जेक्ट लिखा, टॉपिक लिखा, और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू किया जैसे आप क्लास में एक्सप्लेन करते हो, उसी तरीके से। और इस दौरान मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख कम रहा था, इंटरेक्शन ज्यादा कर रहा था। तो पैनल में ही एक फीमेल ने बोला कि आप थोड़ा टॉपिक को जल्दी समझाइए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि क्लास में तो आपके पास 40 मिनट होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने मुझे ये बोला। तो मैंने उन्हें ये सिंपल सी बात बोली कि मैं कहा मैं प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करे बिना प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन पर आ जाऊं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आपको पता होगी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी है, एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन भी है। तो मैंने एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन के लिए उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ आप आ सकते हो। तो मैंने एक्सियोमेट्रिक एक्सप्लेनेशन, मतलब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये उन्हें बोला। और इसी बात को मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। उसके बाद पैनल से ही एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसका मैंने जवाब दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो उन्होंने ये बोला कि वाई इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो उसका मैंने जवाब दिया कि फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने मुझे इवेंट डिफाइन करने के लिए बोला, व्हाट इज इवेंट। उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटी के कुछ ये क्वेश्चन पूछे कि व्हेन थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट हेड टेल। सैंपल स्पेस पूछा, फेवरेबल केसेस पूछे। तो मतलब इस टॉपिक पे उन्होंने अच्छा टाइम लगा के मेरे से इस टॉपिक को ढंग से पूछा। टॉपिक इजी था, वो मैं मानता हूँ। क्वेश्चंस भी इजी थे, नॉर्मल से क्वेश्चन थे। बस उन्होंने ये देखना था कि ऑन स्पॉट कैसे बता पा रहे हो आप और कितना बता रहे हो, वो मैंने बता दिया। उसके बाद पैनल ने मुझे कहा आप आइए दोबारा सीट पे बैठे। तो मैं ब्लैक बोर्ड को प्रॉपर साफ करके उसके बाद वहां पर बैठा।
बैठने के बाद उन्होंने मुझे बोला बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी से रिलेटेड आप स्टूडेंट्स को मैथमेटिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हो और उन एक्टिविटीज के थ्रू कौन कौन से टॉपिक करवा सकते हो, मतलब स्टडी को रियल लाइफ से रिलेट करने की उन्होंने कोशिश की। तो मैंने बसंत पंचमी के लिए उन्हें सबसे पहले बोला कि हम उन्हें बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ा सकते हैं। ज्योमेट्री में इतनी सारी शेप्स हैं, किस शेप की पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये चीज हम बता सकते हैं, शेप्स। उसके बाद हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि कितना एरिया यूज हो रहा है, किस कलर का कौन सा चार्ट यूज हो रहा है, उसका एरिया क्या है, रेडियस क्या है, ये सारी बातें हम उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स में टेबल बनाकर डाटा को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं कि किस एरिया में कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने पतंग उड़ाई, नहीं उड़ाई, किस एज ग्रुप ने उड़ाई, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने उड़ाई, ये। उसके बाद कॉमर्स से रिलेट किया था मैंने कि पतंग पे कितना खर्चा आया है, एक्सपेंडिचर से हमने उस बात को रिलेट किया था। उसके बाद हमने इस बात को रिलेट कर दिया था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से। वो वन वेरिएबल में भी हो सकती है, दो वेरिएबल में भी हो सकती है। और इस चीज को एक्सप्लेन करते समय ना, मैंने ऐसे नहीं कि मैडम ने बोल दिया बसंत पंचमी में बताओ और मैं सीधा बोलना शुरू किया। 1 मिनट का आप पॉज लो, उस बात को सोचो, फिर सिस्टम से बताओ। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ज्योमेट्री आया और आपने ज्योमेट्री बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद रुक के दूसरा टॉपिक सोचो। पहले ही थोड़ा सा बेसिक अपने पास रखो, उसके बाद शुरू करो, ठीक है। तो ऐसे ही मैडम ने ये जब पूरा खत्म हो गया तो उन्होंने बोला कि मैं मानती हूँ कि आप मैथ के टीचर हो, बट बसंत पंचमी को कल्चर से रिलेट करके आप बताओ कि क्योंकि टीचर हो, आपको बच्चों को मॉरल वैल्यूज भी सिखानी है, कल्चर भी सिखाने हैं, तो कल्चर से कैसे रिलेट करोगे आप बसंत पंचमी को। तो जब उन्होंने बोला तो वही 1-2 मिनट सोचने के बाद मैंने उन्हें ये बताया कि बसंत पंचमी को कल्चर से रिलेट करने के लिए क्या है। बसंत पंचमी को कल्चर से रिलेट करने के लिए हमने जो सबसे पहली बात बोली थी कि बसंत पंचमी नए सीजन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए कि नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, इस सीजन में मौसम काफी अच्छा होता है, ये बात बताई। दूसरी कि ये बसंत पंचमी सर्दी के जाने का प्रतीक है, सर्दी में सभी लोग थोड़े बाउंडेड रहते हैं, तो वो ओपननेस का है। तीसरा कि बसंत पंचमी के दिन बच्चे आपस में मिलकर पतंगे उड़ाते हैं, तो हारमोनी का ये प्रतीक है। उसके बाद मैडम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि बसंत पंचमी के दिन लोग आपस में मिलके क्या खाते हैं। इसका मेरे ने शायद में जवाब दिया, मैंने उन्हें बोला कि शायद पीले चावल, ठीक है। वो आंसर सही था, मीठे पीले चावल लोग खाते हैं, पर मैंने शायद में जवाब दिया। उसके बाद पैनल ने बोला ठीक है आप जा सकते हो, और मैं सबको थैंक यू बोल के बाहर आ गया। इंटरव्यू टाइम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का इंटरव्यू टाइम था मेरा। पैनल बिहेवियर की बात करें, पैनल बिहेवियर बहुत अच्छा था। एज एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे मिले, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मार्क्स मैंने इतने एक्सपेक्ट करे थे। इंटरव्यू से आने के बाद मुझे लग रहा था 8 मार्क्स तक आ जाएंगे, जितना मैंने ऑब्जर्व किया वहां पर, और 8.44 मार्क्स आए हैं। मतलब जो इंटरव्यू में था, पैनल इतनी बात ऑब्जर्व हो रही थी कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, पैनल के फेस पे स्माइल थी। उसके बाद बस पैनल से बाहर आने के बाद पैनल आपके मार्क्स को लॉक कर देता है, वो जो आपको टेम्परेरी नंबर मिलता है उस पे। और बस ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद आप बाहर आइए, जो आपको टेम्परेरी नंबर मिला था वो बाहर एक पर्सन को देके आप बाहर आ सकते हो, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है। ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। इसके अलावा भी अगर आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ आज की मीटिंग को एंड करते हैं। सो एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।